हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भारत भूषण। इस साल के बजट में ज्वेलरी पर फिर से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई। ज्वेलर्स भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने जबरदस्त एजिटेशन किया। सरकार को मजबूर होकर उनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए डॉक्टर अशोक लाहिरी के अंडर एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी पड़ी। उस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए 26 जुलाई 2016 को कई नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स इशू कर दिए। इस दौरान मेरे बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स ने अपने ज्वेलर्स के केसेस मेरे पास भेजे। उन केसेस को स्टडी करने के बाद मैंने पाया कि उनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्वेलर्स सेंट्रल एक्साइज नेट में कवर ही नहीं हो रहे थे और ना ही उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी। अब डॉक्टर लाहरी कमेटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाने के बाद ज्वेलरी सेक्टर में सेंट्रल एक्साइज का कवरेज और भी कम हो गया है। इसलिए मेरे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स और ज्वेलर से ये रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल एक्साइज का रजिस्ट्रेशन लेने से पहले प्लीज इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखें और डिसाइड करें कि वेदर वो लेवी के अंडर कवर हो रहे हैं या नहीं। इन केस ऑफ एनी confusion or doubt, they can very much contact me at the number and address given at end of the presentation. बजट में ज्वेलरी सेक्टर को एसएसआई एग्जीबिशन 6 करोड़ रुपए का दिया गया था, जो अब बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एसएसआई एग्जीबिशन की एलिजिबिलिटी के लिए एक कंडीशन यह है कि पिछले साल में उनका टर्नओवर 15 करोड़ से कम हो। पहले ये 15 करोड़ की लिमिट 12 करोड़ रुपए थी। मार्च 2016 के लिए भी एसएससी एग्जम्पशन जो बजट में 50 लाख रुपए दिया गया था, वो बढ़ाकर अब 85 लाख रुपए कर दिया गया है। अब ज्वेलर को 10 करोड़ रुपए तक कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी है, ना रजिस्ट्रेशन लेना है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि पिछले साल में उसका टर्नओवर 15 करोड़ से एक्सीड नहीं हुआ हो। दूसरी कंडीशन ये है कि वो ज्वेलर किसी और का ब्रांड यूज तो नहीं कर रहा। तीसरी कंडीशन एज यूजुअल वो अपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे सैनवेट क्रेडिट नहीं ले सकता है। लेकिन मूट क्वेश्चन ये है कि 6 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ की टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या नहीं होगा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पर लगती है, इसलिए अगर मैन्युफैक्चर है तभी ये टर्नओवर इंक्लूड होगा। आज के वक्त में कोई भी ज्वेलर जितनी ज्वेलरी सेल कर रहा है वो खुद नहीं बनाता है, ना खुद जॉब पे बनवाता है। मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स रेडीमेड खरीदते हैं और बेचते हैं। इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी की टर्नओवर है, ये 10 करोड़ और 15 करोड़ की लिमिट को गिनते हुए शामिल नहीं होंगी। दूसरा इशू आता है कि क्लाइंट ने जो ओल्ड ज्वेलरी दी है, जिसके बदले में हमने उसको बनाकर नई ज्वेलरी दी है, उसका वैल्यूएशन कैसे हुआ। नॉर्मल एक्साइज प्रोसीजर में उसकी वैल्यू मेकिंग चार्जेस प्लस वैल्यू ऑफ ओल्ड ज्वेलरी जो क्लाइंट ने दी है उसको जोड़ के टर्नओवर में जुड़ता है और उसी पे एक्साइज ड्यूटी कंप्यूट होती है। एग्जेम्पशन के लिए भी वही वैल्यू ली जाती है। लेकिन लाहरी कमेटी की रिपोर्ट सरकार ने एक्सेप्ट करते हुए एक बड़ा रिलीफ दिया है। अब टैक्सेबल टर्नओवर में खाली मेकिंग चार्जेस या जो भी मेटल या स्टोन ज्वेलर ने प्रोवाइड किया है उसी की वैल्यू लगेगी। जो क्लाइंट ने पुरानी ज्वेलरी दी है वो टर्नओवर में शामिल नहीं होगी। यहां ये बात नोट करने लेनी चाहिए कि ये छूट सिर्फ
ओल्ड ज्वेलरी को है। अगर कोई क्लाइंट मेटल या स्टोन लेके आता है और उस पे ज्वेलरी बनाता है, तब ये छूट में कवर नहीं होता है और उस मेटल और स्टोन की कीमत टैक्सेबल टर्नओवर में जुड़ेगी। इसी तरह से किसी कस्टमर की ओल्ड ज्वेलरी को रिपेयर करना या उस पे पॉलिश करने में भी कोई नई कमोडिटी एमर्ज नहीं होती है, तो उनके जो भी जॉब चार्जेस लिए जाते हैं या पॉलिश चार्जेस लिए जाते हैं, वो टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होंगे। एक्सपोर्ट टर्नओवर भी इन 10 करोड़ या 15 करोड़ की टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी, ना ही उस पे एक्साइज ड्यूटी देनी है। लेकिन भूटान के एक्सपोर्ट को फॉर एसएसआई पर्पज एक्सपोर्ट नहीं माना जाता, तो भूटान को अगर कोई ज्वेलरी एक्सपोर्ट हो रही है तो वो उस पर ड्यूटी भी देनी है और वो 10 और 15 करोड़ की टर्नओवर में इंक्लूड भी होगी। डीम्ड मैन्युफैक्चर, हम पहले बात कर रहे थे कि एक्साइज ड्यूटी सिर्फ मैन्युफैक्चर पर लगती है और मैन्युफैक्चर मींस एमरजेंस ऑफ समथिंग न्यू। लेकिन सेंट्रल एक्साइज एक्ट में सरकार को ये पावर है कि वो किसी प्रोसेस को डीम्ड मैन्युफैक्चर डिक्लेयर कर दे, चाहे उस प्रोसेस से कोई नई कमोडिटी बन रही हो या नहीं। जैसे बहुत सी कमोडिटी का खाली पैकिंग और रीपैकिंग या इवन एफिक्सेशन ऑफ एमआरपी भी डीम्ड मैन्युफैक्चर में कवर किया गया है। सिमिलरली इन केस ऑफ ज्वेलरी, affixation of brand name or trade name on jewelry has been declared as deemed manufacture। अगर कोई व्यापारी ज्वेलरी खरीदकर उस पर अपना ट्रेड नेम या ब्रांड नेम लगाकर बेच रहा है, तब भी वो डीम्ड मैन्युफैक्चर में कवर हो जाता है और उस पर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। इस ट्रेड में ज्वेलर्स जो ज्वेलरी खरीदते हैं उस पर जनरली हॉलमार्किंग करवा के हॉलमार्क का निशान लगवाते हैं, अपना एक हाउस मार्क लगाते हैं जिससे कि बाद में ज्वेलरी की पहचान हो सके। और जब ज्वेलरी कस्टमर को हैंडओवर करते हैं तो फैंसी बॉक्सेस या पाउचेस में पैक करके देते हैं, जिनके ऊपर उस ज्वेलर का नाम, लोगो, मोनोग्राम एटसेट्रा छपा होता है। तो क्या ये सब डीम्ड मैन्युफैक्चर में कवर हो रहे हैं? अगर ये कवर हो रहे हैं तो ट्रेडिंग पर भी एक्साइज ड्यूटी लग जाती है। लेकिन जब 2012 में पहले ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी लगी थी, तब सरकार ने क्लैरिफाई किया था कि हॉलमार्क करवाना, हाउस मार्क प्रिंट करना या ज्वेलरी को पाउचेस या बॉक्सेस में पैक करना जिन पे उस ज्वेलर का नाम, मोनोग्राम एटसेट्रा छपा हुआ है, ये सब एफिक्सेशन ऑफ ब्रांड नेम और ट्रेड नेम ऑन ज्वेलरी में कवर नहीं होता। तो इन सब प्रोसेसेस को डीम्ड मैन्युफैक्चर से बाहर रखा गया है और इन पे एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी बनती है। इस तरह डिस्कशन से क्लियर है कि अगर आप ज्वेलरी खरीद कर बेच रहे हैं, बेशक उस पे हॉलमार्क करवा रहे हैं या उसको बेचते वक्त फैंसी बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं या अपना हाउस मार्क लगा रहे हैं, तब भी वो टर्नओवर आपकी 15 करोड़ या 10 करोड़ की लिमिट में इंक्लूड नहीं होती, ना ही उस पर एक्साइज ड्यूटी देनी बनती है। इन सब पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए प्लीज़ अपना डिसीजन लें कि आप एक्साइज ड्यूटी के नेट में कवर हो रहे हैं या नहीं। इन केस ऑफ एनी confusion or doubt, please do contact me at given number and address. Thank you. Thanks a lot.